नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में घामडौज टोल के विरोध में अब शहरवासी सोहना और बादशाहपुर में चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। 28 अगस्त को पूरी तरह से चक्का जाम कर टोल प्लाजा पर धरना दिया जाएगा और गुरुग्राम और सोहना के बीच हर तरह से कनेक्टिविटी को रोका जाएगा। इसको लेकर सोहना की अग्रवाल धर्मशाला में टोल संघर्ष समिति की पंचायत की गई। पंचायत में टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाली गुंडागर्दी और प्रशासन के साथ हुए समझौते को लागू न करने के प्रति गुस्सा दिखाई दिया। लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति भी रोष दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्रबंधन ने वसूली के नाम पर गुंडे बैठाए हैं और ये महिलाओं से भी मारपीट करने से नहीं चूकते हैं। पहले आसपास के गांव का टोल फ्री करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 किलोमीटर दायरे के लोगों को टोल फ्री करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन टोल मैनेजमेंट बदलते ही सभी सुविधाओं के दावे भी ठप कर दिए गए। प्रशासन के आदेश का भी यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों की माने तो जब रोड ही एलिवेटेड बनाया गया है तो टोल भी एलिवेटेड रोड पर चलने वालों से ही लिया जाना चाहिए। संघर्ष समिति की मांग है कि हमारे आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर में गांव है वो फ्री किया जाए और हमारा जो सर्विस रोड है वो बिल्कुल फ्री किया जाए। ये हमारी मांग है। और ये टोल पे भी बहुत ज्यादा महंगा टोल है। ये भी हमारे पूरे इलाके के साथ या जहाँ से निकलने वालों के साथ, चाहे देश का आम नागरिक जो निकलता है उसके साथ भी जाती है। पूरा बादशाहपुर 28 तारीख को बंद रहेगा। पूरे दल बल के साथ आएंगे। इन्होंने बड़ा अनर्थ कर रखा है। लोगों के साथ बेइज्जतियां करते हैं, बहन बेटियों पे हाथ उठाते हैं और इसके उसमें 28 तारीख को फुल दल बल के साथ पूरा बाजार और बादशाहपुर गांव पहुंचेगा। टोल संघर्ष समिति का पूरे सोहना ने और पूरे व्यापारियों ने पूरे जब से संघर्ष हो रहा है, जब से पूरा सहयोग है, पूरा बाजार और पूरा व्यापारी पूरा खड़ा है टोल संघर्ष समिति के साथ। और 28 तारीख को लास्ट संडे पूरा बाजार बंद रहेगा और एक एक आदमी, एक एक दुकानदार वहाँ पर टोल पर अपना पहुँचेगा, पूरा अपना सहयोग देगा। इस रोड का नाम एलिवेटेड रोड है। जो उन्होंने रोड बनाया वो एलिवेटेड बनाया था। एलिवेटेड रोड के अलावा वो जो हमारी सर्विस लेन है उस पर भी टोल ले रहे हैं। गडकरी जी ने बताया था कि ₹1.60 से ज़्यादा कहीं पे भी टोल नहीं होगा। ये 22 किलोमीटर है। ₹1.60 से 22 किलोमीटर का जो भी लगाओ वो होता है। ये 230 रुपये, जिसके पास टैग नहीं है उससे 230 रुपये ले रहे हैं। साथ मिलजुल करेंगे, साथ देना चाहिए। और जो रोड पर ये जाती हो रही है परसों पर। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे फ्लेवर हुक्का बार को बंद करवाया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लोगों को शराब के साथ साथ फ्लेवर्ड हुक्के का भी सेवन करवाया जाता है, जिसके बाद टीम ने अहाता पर मौजूद व्यक्ति से अहाता चलाने के संबंध में कागजात मांगे, जिसने अहाते की फी जमा की हुई रसीद तो दिखाई, लेकिन फ्लेवर्ड हुक्के के संबंध में कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मौके से हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और 13 हुक्के चीलम सहित बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकॉन, मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी जैसे नामों से नवाजे जाने वाले गुरुग्राम शहर को बारिश ने तालाब में बदल दिया है। शहर में सदर थाना, सेक्टर 38, सेक्टर 22, रेलवे रोड, सुभाष चौक, सेक्टर 29 और हुड्डा सिटी सेंटर जैसे पॉश इलाकों में जलभराव ने नगर निगम और जीएमडीए के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सदर थाने के पास से ही बादशाहपुर ड्रेन जिला प्रशासन की प्लानिंग की पोल खोल रहा है। साइबर सिटी के तमाम इलाके तालाब बने हुए हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं और दावों को मुंह चिढ़ाकर जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। बारिश का मौसम आने से पहले जिला प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन हर बार मानसून की एक तेज बारिश उन कागजी दावों की पोल खोल कर रख देती है।
आती आ रही है। यहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है, 1-1.5 घंटे बारिश नहीं होती उससे पहले ही पानी। देख रहे हो आप क्या हालात हो रहे हैं यहाँ के, और अंदर तक पानी जाता है दुकानों में। कंप्लेंट भी डाल रखी है पर कोई सुनवाई नहीं होती जल्दी से। आए भी एक आध बार देखने लगी है पर कोई नहीं। बारिश बंद हो जाती है तो कहते सही है, फिर ठीक है। वहीं साइबर सिटी में लगातार होती बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए थे, लेकिन बारिश ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। लगातार होती बारिश के चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं गुरुग्राम में सुबह से दोपहर तक चली बारिश ने एक बार फिर से वाहनों के पहिए थाम दिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बारिश के बाद अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था ना होने के चलते सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसके चलते वाहनों को रेंग कर चलना पड़ता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गुरुग्राम से रेवेन्यू तो काफी जमा करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शहर को राम भरोसे छोड़ देती है। और इसके अलावा एक और बात करें कि सड़कें बनती है लेकिन उस पर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। आज आप देखिए गुड़गांव शहर की, आप सड़कों पे निकल जाओ, 10 मिनट बरसात होती है और 10 मिनट के अंदर ही आप देखिए पूरा शहर जो है एक तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। आप किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, हीरोहोंडा चौक चले जाओ, आप गुड़गांव शहर में चले जाओ, आप किसी और चौराहे पे सोना रोड पे निकल जाओ, आप तो आप कहीं भी जाके देखोगे आप 15 मिनट की बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है कि ये गुड़गांव शहर है। इनको साइबर सिटी का नाम देते हैं, स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी, इनसे ये पूछो आप 8 साल में इन्होंने कौन सा काम साइट सिटी के लिए किया है जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे स्मार्ट सिटी होती है कि 15-20 मिनट की बारिश में और आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब के उसमें गाड़ियां डूब जाएं, बड़े बड़े ट्रक डूब जाएं, इतना बुरा हाल है। कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। प्रशासन की पोल खुल चुकी है। बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। टोल के रेट को लेकर क्या कहें, क्योंकि आम आदमी बड़ा परेशान है उसको लेकर। मैं कह ही रहा हूँ ये बात कि महंगाई के बोझ जो है इन्होंने आम आदमी। वहीं सोमवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ी नजदीक आ गई। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 महीने 12 दिन मेहनत कर नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैब पर टैप कर ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी। सोमवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। और इस दौरान सबसे खास बात यह रहेगी कि हरियाणा विधानसभा इस बार पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और ई विधानसभा के तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में काम होगा, जिसके लिए सभी जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी टेबल पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सभी जितने भी चेयर लगे हैं विधानसभा में सदस्यों के लिए, उनके सामने टैबलेट लगा दिए गए हैं।
और है। वहीं झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। हर बूथ में 50 घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान, श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा फहराने का जो बड़ा अभियान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 50 घरों में 50 परिवारों में ध्वज पहुंचाने की दायित्व अपने पर लिया है। 10 लाख परिवारों तक हम तिरंगा पहुंचाएंगे। उसी के लिए आज विधानसभा के तीनों मंडलों की सुबाना, कुलाणा और बादली की बैठक हुई है। करता तिरंगा यात्रा में करता तिरंगा यात्रा में। वही हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया। रणजीत चौटाला ने कहा कि यह सब जनता को गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति की वजह से ही देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। पंजाब में एक वो करना है स्ट्राइक। पंजाब में भी हालत बहुत ख़राब थी बिजली की, क्योंकि बिजली 3 घंटों दी थी। पंजाब में ये हालात भी थे कि दोपहर का ऑफिस टाइम भी उन्होंने जो सुबह 8 से 2 बजे तक होता है उसे कट करके 12 बजे तक रख दिया था। इंडस्ट्री टोटल बंद थी। थर्मल उनकी प्रोडक्शन जो थी 30% पे आ गई, हमारी 100% जाने थी। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है इसका बड़ा महत्व होता है। आप सबको कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जो 12 महीने फ्री में दे, उसके बाद अगले साल भी देने लगे। दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक बंद हो जाएगा। ये बातें नहीं चलने के। हुड्डा साहब पे तो पहले 10 साल के तक उनको ये उन्हें दिमाग में नहीं आई ये बातें। जनता ये थी, ये लोग थे। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006 के बाद हॉकी में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन बेटियों ने पेनल्टी शूटआउट में गोल करके इतिहास रच दिया और इंग्लैंड की टीम को मैच में शिकस्त दी है। वहीं हरियाणा के लिए देश की यह जीत बेहद खास इसलिए है क्योंकि अकेले हरियाणा से 10 बेटियां भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं। इनमें से 4 लड़कियां सोनीपत की हैं, जिनमें से 3 नेहा गोयल, निशा वारसी और ज्योति ने सोनीपत में कोच प्रीतम सिवाच के मार्गदर्शन में हॉकी स्टिक से कमाल करना सीखा, तो एक लड़की चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करती है। बेटियों के कांस्य पदक जीतने के बाद उनकी कोच प्रीतम सिवाच और परिजनों ने एक साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया।
छोटी सी थी तब एक लड़की जाती थी ग्राउंड में, तो वो उसके साथ ग्राउंड गई थी, तो उसने लड़के को खेलते हुए देखा, तो वो वहाँ पे डेली जाने लगी। तो दीदी ने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है, क्या आप खेलना चाहते हो? उसने बोला जी हाँ मैं खेलना चाहती हूँ। दीदी को उसका रुचि बहुत अच्छी लगी कि उसको इंटरेस्ट था गेम में, तो दीदी ने उसको खिलाया। दीदी ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, दीदी ने उसको अपने पास से हॉकी शू सब कुछ दिया, और आज ये है कि दीदी की बदौलत में आज इस मुकाम पे 16 साल के बाद हमारा ब्राउन्स मेडल आया। 2002 में गोल्ड आया था जिसमें मैं खुद खेली थी, और उसके बाद 2006 में 2006 में सिल्वर मेडल आया, उसके बाद ये ब्राउन्स मेडल आया था। तो पूरे देश में बहुत खुशी की बात है हॉकी परिवार के लिए कि हमारा जो है टीम ने दोबारा से कमबैक किया। सबसे पहले हिंदुस्तान की बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कि आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी टाइम से तमन्ना थी बेटियों की कि हमारे गले में मेडल आए कोई भी, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, एक मेडल की तमन्ना थी, वो आज पूरी हो। वहीं हॉकी टीम ने 16 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया। और आगे बढ़ते हैं, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में ही हरियाणा के खिलाड़ियों का लगातार दबदबा बना हुआ है। हर दिन राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कारनामा सोनीपत के नवीन ने कर दिखाया। नवीन मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी को करारी पटकनी देते हुए गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाली, बल्कि उन्होंने अपने पिता के सपने को भी रियलिटी में बदलकर गोल्ड मेडल दिया है। उसकी थोड़ी ही बचपन में आड़न थे थोड़े ही। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी आड़ ज्यादा करते थे जब बिल्कुल बच्चा था, और फिर भी इतनी समझदारी आ रही है, वो अपना नाम गणा रहा था अच्छे शुद्धे बच्चा में। 3 साल का लग गया था कुश्ती करन। अच्छा। उसने शौक हो गया। हाँ। फिर अपने भाई के पास चले गया सोनीपत में। अच्छा। फिर बड़ा होकर अपने खेलना में चल गया। न्यू कहा करदा मम्मी जी, हाँ। पतला हलवा बना के पचाइए। अच्छा। ज्यादा घी का ढीला। अच्छा 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 मैं वो पचाऊंगी भाई मुखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनीपत के गांव फरमाना की पूजा गहलोत के गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल गांव फरमाना की पूजा गहलोत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पूजा ने स्कॉटलैंड के पहलवान को हराकर मेडल अपने नाम किया है। 25 मार्च 1997 को जन्मी पूजा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई लामपुर नरेला से की थी, जबकि पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की है। वहीं जीत के बाद गांव में पहुंचने पर पूजा गहलोत का जमकर स्वागत किया गया। हमारे को बहुत बड़ी खुशी है। हमारे परिवार का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान उन्होंने दिया है। आरओ पूजा से बात हुई थी, पूजा जो है गोल्ड लेने की इच्छुक थी। आरओ राष्ट्रगान जो है, हाँ, ये मेरे से रही वहाँ पे बजवाना चाहती थी, लेकिन उसको थोड़ी सी चूक रही। अगले भी कोई भी उसका ऐसा मैच आएगा वो गोल्ड मेडल लेगी। पूजा ने कहा ना कि मैं इसमें देशवासियों से मदद चाहती हूँ, तो हमें भी थोड़ा मतलब अच्छा, मतलब वो राष्ट्रीय गान बजवाना चाहती थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम भी सोचते थे भाई राष्ट्रीय गान भारत के लिए बजे। और जो हमारे मनदीप कोच हैं वो तो बिल्कुल, उनका तो कहना ही क्या जी, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है पूजा पर, शायद वो कांसे से उतना खुश नहीं होंगे, परंतु उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। वहीं सोनीपत जिले के गांव नाहरी के पहलवान रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रामीणों और घर पर खुशी का माहौल है। रवि के पिता राकेश का कहना है कि रवि ने बचपन से ही कुश्ती को लेकर काफी मेहनत करनी शुरू कर दी थी और गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने देश का ही नहीं प्रदेश का भी नाम रोशन किया है।
जी बहुत खुशी का वो है, मौका है और सभी का योगदान है, गाँव का, उनके गुरुओं का, उनको कुत्ता का। अभी बहुत खुशी का मौका परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। इससे पहले भी मेडल जीते थे? हाँ, इससे पहले जीते थे। सभी का आवाज निकला थी पूरे देशवासियों के, अब भाई ये पूरा गोल्ड मेडल लिया हुआ 24 में भी, और अभी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड ले आएगा। और वहाँ थोड़ी चूक रह गई थी, ओलंपिक में वहाँ रजत पदक आया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप भी आ जाओ। सोनीपत के रवि दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है, जिसको लेकर पूरे गांव में और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। इसको लेकर गांव में जश्न मना रहे हैं लोग और परिवार के लोगों को बधाइयां मिल रही हैं। सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में, जिसको लेकर रवि दहिया के परिवार में खुशी का माहौल है ही, साथ ही गांव में भी जश्न का माहौल है। गांव के लोग परिजनों को लगातार बधाइयां दे रहे हैं और गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है, जिसको लेकर रवि दहिया के परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं गांव में भी लोग रवि दहिया की जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही परिजनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। सोनीपत के रवि दहिया ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और जिसको लेकर रवि दहिया के परिजनों में खुशी का माहौल है और गांव में जश्न का माहौल है। रवि दहिया के परिजनों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। वहीं गांव में लोग रवि दहिया की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं यमुनानगर में अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा लहराने को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल कटारिया ने शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री और सांसद ने कार्यकर्ताओं को हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा के लिए यहाँ विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं। वहीं प्रत्येक व्यक्ति से इस बात को लेकर वो अपील करते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए।